हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक्स विद रोहित के इस लाइव शो में एक बार फिर आज आपका स्वागत है। हाय रोहित। हेलो सर। कल आपने कल एक हमारा स्लाइड देखा होगा, एक मैसेज देखा होगा इंस्टाग्राम पे। क्या था वो? सीखोगे तो ही टिकोगे। क्यों? अभी ये जो 1 महीने का फॉल आया है, इसमें जिसने सीखा हुआ नहीं है मार्केट और जो नया मार्केट में आया हुआ है, बिना सीखे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो उसको जरूर मार्केट ने बाहर कर दिया होगा अभी तक के। और जिसने सीखा हुआ है, जिसको मार्केट की कंडीशन पता है और मार्केट कैसा चलता है ये समझ चुका है, वो अभी भी टिका होगा और उसका ऑलमोस्ट जो लॉस हुआ होगा वो रिकवर हो चुका होगा। एक या दो एग्जाम्पल आपके सामने तो आए ही होंगे जी। क्योंकि मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि मेरे कई परिचित, मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके मैसेजेस आए, किसी के फोन भी आए कि यार मार्केट गिरा है, मैं सरस्वती ले लूं क्या, रत्नवीर ले लूं क्या, फलाना शेयर ले लूं क्या जो आप लोगों ने रिकमेंड किया है। मैंने कहा भाई, मैं रोहित से बिना पूछे आपको सलाह नहीं दे सकता। तो मैं ये चाहता हूं, जो ये बात आपने कही है कि सीखोगे तो ही टिकोगे जी। ये जो पिछले 2-3 हफ्ते की जो ये तमाचे सब इन्वेस्टर्स को मारे हैं शेयर मार्केट ने, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो बाप है। बाप तो अपने बच्चों को मारता है। तो वो क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, कितना मारा, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीखोगे तो ही टिकोगे, ये बाप अपने बच्चों को कह रहा है। बिल्कुल। तो इसके उदाहरण बताओ पिछले 15 दिन में जो है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने लास्ट लाइव में भी बात करी थी और मैंने आपको बोला था कि ऐसा समय जब भी आता है तो लगभग जो शेयर्स नहीं चलते हैं, रिकवरी आने पर चलने लग जाते हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसे समय में एक और चीज होती है, जो शेयर्स फंडामेंटली वीक होते हैं वो मार्केट जब गिरता है तब गिर जाते हैं और रिकवरी आने पर रिकवर भी नहीं होते हैं। तो हमें यह सीख मिलती है इस चीज से कि भाई आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको बिल्कुल कन्विक्शन रखना है और बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो है, आप ऐसा स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिछले 2 से 3 सप्ताह के भीतर, जैसा आपने अभी एक बात कही कि जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो कभी भागा था और मार्केट वीक हुआ, मार्केट नीचे आया, डाउन ट्रेंड चालू हुआ जी, और वो स्टॉक भी गड्ढे में चला गया, बिल्कुल, वो उस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पा रहा। ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके नजर में आए जो आप बता सकते हो? क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि जो लोग, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, वो बहुत नॉलेजेबल है। They know about the stock market. Right. They know about the technicals. Right. They know about the fundamentals. Correct. तो आप अगर ये बताएंगे कि पिछले 2 से 3 सप्ताह के भीतर ये 2-3 स्टॉक्स है, इसकी रिसर्च कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में ये स्टॉक कब ऊपर गया था, नीचे क्यों आया, पिछले 3 सालों में, पिछले 2 क्वार्टर्स में, पिछले 5 क्वार्टर्स में इसके फंडामेंटल्स क्या थे, और वो फंडामेंटल्स आप देखेंगे, वो टेक्निकल्स आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये स्टॉक उतना स्ट्रांग नहीं था लेकिन किसी कारण से बूम ट्रेंड में ये ऊपर चला गया था, लेकिन जब घुसा तो बाहर नहीं आया गड्ढे से। बिल्कुल। ऐसे कोई स्टॉक्स बताइए, सिर्फ इसलिए कि हमारे दर्शक रिसर्च, देखिए आप टीचर हैं जी और स्टॉक्स विद रोहित ये स्कूल है, राइट। अब मुझे आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं और मैं इस स्कूल का कार्यकारी प्रिंसिपल भी हूं। करेक्ट। और आप जो हैं वो बंसल क्लास में और उसमें जो वो स्टार टीचर रहते ना, स्टार, वो है। जी। तो आप
ये केवल एक होमवर्क देने के हिसाब से बताइए कि इन शेयर्स का एनालिसिस कीजिए। ऐसे कोई शेयर है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास एन नंबर ऑफ शेयर्स है, मैं बता आप केवल 3 या 4 बताइए। पहला शेयर है आइडिया। हाँ, मैं भी लिख लूं। फंडामेंटल्स वीक है। आइडिया, बिल्कुल है आप। आइडिया। दूसरा 18 गया 18 रुपए। 18 रुपए से आज चल रहा है 8 रुपए 50 पैसे। 18 से 8 हो गया। ओके। और ये वापस से जो रिकवरी हुई स्टॉक्स की, केवल 5% की ग्रोथ दिखी है। 8 रुपए से 8 रुपए 40 पैसे पे गया। बस 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 बस, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात सोच लीजिए। आप बोलते हो ना कि 50 रुपए के अंदर वाला कोई शेयर बताओ, 20 रुपए के अंदर वाला कोई शेयर बताओ, सर पेनी स्टॉक बताओ। अरे 1 लाख रुपए भी अगर आप डाल दोगे और 8 रुपए के शेयर लोगे और वो बढ़ेगा ही नहीं 8 रुपए 40 पैसे से ऊपर, तो आप क्या करोगे भाई? और बजाय 1 लाख रुपए आप सोलर इंडस्ट्रीज में 10 शेयर्स आपने ले लिए 10,000 के, और अगले 3 साल में मान लो वो 35,000 चला गया, तो आप कहां जाओगे और कितना कमाओगे? एनीवे, आइडिया ये आपका पहला शेयर। मेरा हमेशा से एक ही फंडा रहा है कि आप लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करो ही मत। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइवल, ऑन द होप ऑफ रिवाइवल। मतलब आप सोच रहे हो कि वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनेगा, इसीलिए मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। क्या जैसे आपने बताया था कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसी प्रकार से ये जो बात है कि यार कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे इस कंपनी के, ये भी कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी कंपनी है ओला। ओला, राइट। ओला 160 रुपए से गिर गई थी, 75 रुपए आ गई थी। अच्छा। 75 रुपए से अभी सिर्फ 80 पर रिकवरी हो पाई है, उससे ऊपर नहीं जा पाई। 10% भी ग्रोथ नहीं आई। 10% भी ग्रोथ नहीं हुई। अच्छा, मान लीजिए अभी आपने, जब हमने आज का ये शो स्टार्ट किया तो आपने कहा कि जब मार्केट वापस से रिटर्न होता है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, वो तो बहुत तेजी से वापस से जहां से गिरे थे वहां तो आना ही आना है और उसके आगे भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसे आइडिया और ओला जैसे स्टॉक्स, एक बार इनके बुरे दिन आए तो ये अच्छे दिन आते ही नहीं है जब तक कि ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती। आप देखते रहो, 5 साल में आएगी, 10 साल में आएगी, कभी नहीं आएगी आपके जीते जी। आपको भी नहीं पता, वो कंपनी को भी नहीं पता। राइट। तो आइडिया और ओला जी। इसके अलावा दोस्तों 32 शेयर्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। 32 शेयर्स, 32 शेयर्स में ओनली 4 शेयर्स आर देयर। 32 में से केवल 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो जहां पर रिकमेंड किए थे, जहां पर रोहित ने बताया था उसका रेट, उससे थोड़ा बहुत नीचे है। लेकिन बाकी 28 जो स्टॉक्स हैं, 28 में से 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा ऊपर है। 28 में से 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 90 से 100% के रिटर्न पे आज वापस आ गए हैं, और 28 में से बचे हुए 4 ऐसे हैं जिसमें जहां वो रेट था, जहां पर आपसे इस पर चर्चा की थी या इन्होंने अपने ग्रुप्स में किसी को बताया होगा, वहां से ये 50 से 60% आज इस गिरे हुए मार्केट में भी ऊपर है। बिल्कुल। राइट। राइट। तो आपका ये कहना है, दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स। तो आप वापस से अपनी बात पे आइए। सीखोगे तो ही टिकोगे। कल आपने एक बढ़िया राहुल से वो बनवाया आपने, और आज शायद डाला दोपहर में। जी 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 जी। आज नहीं, कल डाला था। आज कल आपने डाला था। जी। कल आपने इसको डाला था, जो हमने प्रोमो दिया था कि लाइव शो आपका जो है कल 11 बजे होगा। तो आज उसमें आपने लिखा था कि सीखोगे तो ही टिकोगे। जी। मैं चाहता हूं कि सीखोगे तो ही टिकोगे। क्यों? सीखने से आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरा, अगर स्टॉक गिरता है तो आपको ये मालूम रहेगा कि कंपनी तो अपने तरफ से अपना काम कर रही है बिहाइंड द बैक। मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी बिगड़ रही है, ये कंपनी का लेना देना नहीं है इससे। कंपनी अपना काम कर रही है, तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डालोगे पैसा, तो मार्केट जब थोड़ा बहुत भी रिकवर करेगा ना, मार्केट थोड़ा बहुत भी ग्रीन आएगा। जैसे हमने अभी देखा कि निफ्टी
तो नीचे ही चल रहा है अभी भी। निफ्टी चल रहा है 24,300, मतलब अभी भी रिकवरी नहीं आई है, 2000 पॉइंट डाउन है अपने हाई से, लेकिन अच्छे स्टॉक्स रिकवर कर चुके हैं। कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स तो गिरे ही नहीं है, यथार्थ जैसे, CDSL जैसे, BSC जैसे स्टॉक, ये गिरे ही नहीं है। अच्छा, निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे होने के बाद भी ये स्टॉक जो आपने बताया, यथार्थ, BSE और USDL, ये नहीं गिरे हैं। नहीं गिरे हैं। यूडीएस भी नहीं गिरे। हम सारे स्टॉक्स के बारे में अभी चर्चा करेंगे। हाँ। बट इसके पहले जो आपने एक स्टार्ट किया है फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स के बारे में, ये बुक के बारे में बताना। हाँ, ये मैं बता रहा हूं कि मैं पिछले एक सप्ताह पहले, 1 या 10 दिन पहले, मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे था। विशाखापट्टनम से वापस आ रहा था, तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर लेओवर था 2-3 घंटे का। तो दोस्तों, एक ये किताब है फ्लर्टिंग विथ स्टॉक्स, अनिल लांबा की। ये अनिल लांबा मेरे मित्र भी हैं, पुणे बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी अपनी एक कंपनी है और इनके अपने एक बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं। और आप इनकी वेबसाइट देखेंगे, ये 1 दिन के ट्रेनिंग सेशन के, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में इनकी ट्रेनिंग होती है और ही इज अ एक्सीलेंट टीचर। तो ये किताब मैंने लाई और आपके साथ मैंने अभी 3 दिन पहले डिस्कस किया था जी। और मैं जो हमारा लाइव शो होगा, लाइव शो में भी हम थोड़ी थोड़ी इसकी टीचिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि कई चीजें मुझे समझ में नहीं आएगी तो आपके माध्यम से सीखने को भी मिलेगी। क्योंकि इस लाइव शो में मैं भी आपका एक स्टूडेंट हूं और हमारे दर्शक हैं, उनकी तरफ से आप वो लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे क्लास के कैप्टन है। बस दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आप हमारे दर्शक नहीं हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये हमारा ग्रुप, जो ये कम्युनिटी जो आपने डेवलप की है स्टॉक्स विद रोहित की, स्टॉक्स विद रोहित, ये एक हमारा परिवार है। इस परिवार के सदस्य देश के लगभग हर शहर में पिछले 2 महीने में बन चुके हैं और मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, आपके ही तरफ से आपको ही रिप्रेजेंट करता हूं और आपके ही मन में जो विचार, आपके ही मन में जो प्रश्न आते हैं, वो मैं प्रश्न रोहित के सामने रखता हूं, जिससे कि आपको जवाब मिल सके, जिससे कि हम सब लोग मिलकर रोहित से बहुत कुछ सीख सकें। स्टॉक्स में कैसे हमको काम करना है, स्टॉक्स मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो मैं इसके कुछ 8-10 पेज ही मैंने पढ़े हैं जी। तो इसकी प्रस्तावना में क्या हुआ था रोहित की, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रस्तावना लिखी है। मैं इनसे पिछले गोवा में आज से 1 साल पहले राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से मुझे भेजा गया था और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक संस्था है सरकार की जो ट्रेनिंग देती है। और वहां इनका एक 1.5 घंटे का सेशन था और उस सेशन में इन्होंने रोमांसिंग द बैलेंस शीट, इनकी एक बड़ी बढ़िया किताब है, मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए। जो लोग नए लोग हैं, जिनको बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको ये किताब पढ़ना चाहिए, रोमांसिंग द बैलेंस शीट बाय अनिल लांबा। आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर डेबिट क्रेडिट और आप कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं हैं, तब भी आप बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे केवल ये किताब पढ़ के। बहुत अच्छी किताब है, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूं आज के इस लाइव शो में, रोमांसिंग विद द बैलेंस शीट बाय अनिल लांबा। तो आज तो हम रोमांसिंग विद द बैलेंस शीट की बात नहीं करेंगे, आज हम फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स, इनके टाइटल भी बहुत जबरदस्त रहते हैं। तो इसमें मैंने प्रस्तावना पढ़ी जी। तो आज से 30-35 साल पहले जब ये सीए हुए, तो इनके मित्र के साथ इन्होंने मिलकर के एक कंपनी खोली और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम शुरू किया, लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करके, और इन्होंने काम शुरू किया। तो ये अपने ग्रुप में, जैसे आज आप अपने लर्निंग ग्रुप में लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ये कंपनी का ये फाइनेंशियल ऐसा है, ये कंपनी इस तरीके से आगे ग्रो कर सकती है, जो भी आप देते हैं जी। तो वैसा इन्होंने एक स्टॉक निकाला, अच्छी स्टडी, जैसे आप स्टडी करके निकालते हैं, वैसा एक इन्होंने स्टॉक निकाला। और स्टॉक का नाम है, ये जापानी कंपनी है, माजदा लीजिंग, माजदा इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है। अभी इसका कुछ 1200-1500 इसका शेयर का रेट भी चल रहा है, मैंने देखा था कल शुक्रवार के दिन। तो
उस शेयर के रेट चल रहे थे 10 रुपए ओके। और वो शेयर के रेट चले गए 15 रुपए तक। अच्छा। और 15 रुपए तक जाने के बाद 1:1 का राइट इशू आ गया। अच्छा। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे दोनों भाई, इन्होंने सोचा एक कंपनी ने अपने शेयर के रेट बढ़ाए हैं, 1:1 का इनको राइट इशू लाना था। तो इनका अपना दिमाग काम करने लगा कि ये कंपनी सही नहीं है और ये 15 रुपए ये खींच के लाए हैं अपने रेट को, क्योंकि इनको राइट इशू लाना था, पैसा इनको पब्लिक से लेना है जो इनके शेयर होल्डर्स है, इसलिए ये Correct. सब कलाकारी कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो अब उनका सोचना अपनी जगह सही था, राइट। लेकिन ये शेयर का रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और 42 रुपए तक चला गया। ओके। मार्केट क्रैश हो गया। अच्छा। शेयर के रेट आ गए 6 रुपए। ओहो। 4 साल तक 6 रुपए से ऊपर ही नहीं बढ़ा। इन दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, लांबा साहब ने, और वो काम बंद कर दिया। अच्छा। और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, ट्रेनिंग ये वो जो भी है उन्होंने किया होगा। अब वो तो अब कभी मिलेंगे तो पूछूंगा उनसे। ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 रुपए आ गया। अब इन्होंने कहा ठीक है यार, जितने शेयर खरीदे थे 6 रुपए पड़े हैं, 4 साल निकल गए। ओके। ये लोग अपनी सीए की प्रैक्टिस अपना करके और अपने काम में बिजी हो गए। राइट। 4 साल बाद अचानक इनकी, पहले क्या होता था ये आपको भी शायद पता नहीं होगा, आप 92-93 में आपकी उम्र कितनी थी? मैं पैदा ही नहीं हुआ। 92-93 में जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती थी, उस समय जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर में एक पूरे पेज में शेयर्स के रेट आते थे। हाई, लो, कितना ट्रेड हुआ, हमने भी देखे हैं, मतलब हमने भी उस समय स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाया था और हाथ जल गए थे। हाँ, तो वो मैं 2-3 बार मैं भी आजमा चुका हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी जो है बहुत नुकसान खा चुके हैं अपने जीवन में। तो इनने देखा कि ये 7 रुपए हो गया आज, दूसरे दिन 8 रुपए, तीसरे दिन 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, ये स्टॉक गया 75 रुपए तक। ओके। और ये रोज देखते थे, लांबा साहब लिखा है इसमें पूरा। अब एग्जैक्टली एज इट इज मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप समझ लो उसको। ओके। 75 रुपए चले गए। इन्होंने कहा यार 4 साल हुए, 4.5 साल, हमने 10 रुपए में खरीदे थे, 7 गुना हो गया, बेच दो। ओके। इन्होंने 75 रुपए में बेच दिए और बहुत खुश होकर बैठ गए। 6-8 महीने बाद इनकी अपने उसी दोस्त से मुलाकात हुई जिसके साथ मिलकर के इन्होंने कंपनी खोली थी और इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज शुरू की थी। वो तो काम बंद कर चुके थे। तो उनका जो दोस्त था उसने कहा, अनिल वो अपन ने माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे थे, वो बेच देना। तो अनिल साहब बोले, हाँ वो तो मैंने बेच दिए 75 रुपए। मैंने कहा 75 रुपए में बेच दिए? 1600 रुपए रेट चल रहा है आज। तो जो शेयर 75 रुपए में, जो शेयर इन्होंने 10 रुपए का खरीदा था, 75 में बेच दिया माजदा इंडस्ट्रीज का, और कुछ ही महीनों में वो शेयर चला गया 1600 रुपए का। तो यहां पर लांबा साहब क्या कह रहे हैं, मैसेज देना चाहते, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और इसके बारे में एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा। और ये क्या बोल रहे हैं और ये जो बात बोल रहे हैं अनिल लांबा साहब, उसको संदर्भ में लेते हुए आप हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे दर्शकों को क्या टीचिंग देना चाहेंगे? बिल्कुल। ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। द लेसन अगेन टू बी लर्न्ड इज दैट sometimes it pays to not monitor the market on the regular basis. आपको बार बार चेक नहीं करना है रेट। If you do so, you may be tempted to sell in case you see an opportunity to make a profit. Right. अगर आपके पास फंडामेंटल और टेक्निकल्स आप स्ट्रांग है तो आप नहीं बेचोगे, बार बार देखोगे भी नहीं। As many of us did in the case of Mazda, and my friend who was blissfully unaware about what was going on managed to sell the same stock at around 1600.
अनिल लांबा साहब का जो दोस्त था उसको पता नहीं था उसके शेयर कहाँ रखे। उस समय तो फिजिकल ऐसे कागज की डिलीवरी मिलती थी, प्रिंटेड आते थे शेयर्स। अब वो कहीं पड़े होंगे शेयर्स, देखा भी नहीं कभी। बाद में कहीं साफ सफाई में, दिवाली अभी गई है, दिवाली की साफ सफाई में शेयर मिले और उसने देखा तो अरे रेट क्या चल रहा है 1600। और वो तो इसके बारे में आज हम केवल प्रस्तावना की बात करेंगे और इसके पहले चैप्टर में क्या है ये बताएंगे, फिर हम हमारे मुख्य टॉपिक पे आ जाएंगे। तो मुझे आज आप ये बताइए कि ये प्रस्तावना में लांबा साहब क्या सिखाना चाह रहे हैं। लांबा साहब ने क्लियरली एक पॉइंट कहा है कि बार बार मॉनिटर करोगे अगर आप, तो आप उस स्टॉक को कम प्राइस पे बेचने की गलती करोगे। और कभी भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब भी करते हैं, और ये हमने हमारे बहुत सारे लाइव में पहले भी बता चुके हैं कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को आप बार बार मॉनिटर मत कीजिए। सिर्फ उनके रिजल्ट चेक कीजिए, सिर्फ उनका कोई न्यूज़ आती है वो चेक कीजिए, कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो चेक कीजिए। इसके अलावा आप डेली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। अगर आप डेली मॉनिटरिंग करेंगे तो आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ईजी नहीं है अगर आप उसको डेली मॉनिटर करते हो। उन्होंने यही कहा है कि लेके पटक दो। हाँ, ये अपने देसी भाषा में ये हुआ कि आप लेके पटक दो। लेके पटक दो, जो उनके मित्र ने किया, लेके पटक दिया जी, वो 1600 आया तब बेचा जी। यहां मैं इसी बात को लेकर के, आपकी इसी टीचिंग्स को लेकर के आपने एक क्लू दिया है, आपने एक रास्ता भी दिखाया है। वो रास्ता देखिए, लांबा साहब ने जब ये गलती की थी कि 10 रुपए का शेयर 75 रुपए में बेच दिया था और उनके मित्र ने 1600 रुपए में वो शेयर बेचा था, उस समय फिजिकल डिलीवरी मिलती थी। लेकिन आज फिजिकल डिलीवरी नहीं है, सब काम डिजिटल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, मोबाइल से खरीदी हो जाती है, मोबाइल से बिक्री होती है। तो इस स्थिति में रोहित जी ने एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया है लॉन्ग टर्म होल्डिंग को लॉन्ग टर्म के लिए रखने का, एंड दैट इज आप 3 प्रकार के डीमेट अकाउंट खोलिए। वो बता दीजिए कि किस तरीके से। आज मान लीजिए हमारे किसी व्यूअर के 5 लाख का पोर्टफोलियो है या 10 लाख का पोर्टफोलियो है, और आपके शो को देख करके, आपके वीडियोस को, रील्स को देखने के बाद में उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे पास 20 शेयर्स हैं, 20 में से ये 4 या 5 शेयर्स हैं, ये मेरे लॉन्ग टर्म के हैं, इनको मुझे छेड़ना नहीं है। राइट। लेकिन उसमें भी आप ये गाइड करते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो 30% आप प्रॉफिट बुक करके बाकी 70% अपने पास रहने दीजिए। जी। और अब आप ये बताइए कि वो 2 या 3 प्रकार के डीमेट शेयर क्यों खोलना है, डीमेट अकाउंट कैसे हम हमारी एक प्रकार से आंखों पर पट्टी बांधना है। बिल्कुल है? तो एक डीमैट तो आप खोलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, जिसको आप बहुत कम चेक कीजिए, जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी ना हो आपके पास तो भी चलेगा। आप उसको ब्रोकर के थ्रू करिए, मतलब आप उसको फोन में लॉगिन मत करिए, आप उसको ब्रोकर के थ्रू करिए। मतलब ये छोटी छोटी बात है, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, लेकिन मतलब इसमें कुछ टीचिंग्स नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी है आपकी कि आप उसको बार बार नहीं देखोगे तो बेटर होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, टैक्स रेल करके एक कंपनी है जिसको मैंने मेरी मदर के अकाउंट में लिया था। मेरी मदर यूएस गई 6 महीना, तो मैं लॉगिन करके भी नहीं देख पाया। अच्छा। क्योंकि उसमें ओटीपी लगता था। हाँ। लॉगिन करने के लिए, तो मेरे फोन में मैं लॉगिन भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, वो जी। तो उसमें मुझे ये फायदा हुआ, मैं रिजल्ट जरूर चेक करता था कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं उस कंपनी के। तो 30 रुपए से वो स्टॉक 300 रुपए केवल 2 साल के अंदर, और ये तभी मुमकिन हो पाया जब मैंने उसे चेक नहीं किया। हाँ, नहीं तो 30 रुपए से 60 रुपए आता तो हो सकता था आप बेच देते पूरा। राइट। अभी मेरे वाइफ के अकाउंट में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी वाइफ डेली खोल के चेक करती है, और जो भी उसमें प्रतिक्रियाएं रहती है वो मेरे सामने प्रस्तुत भी करती है। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि बहुत बार आप डिसीजंस ले लेते हो जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डिसीजंस नहीं लेने, जब तक के उसके फंडामेंटल्स ना बिगड़े या कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। देखिए, ये एक बहुत सामान्य सी बात है, और जैसा कि रोहित जी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
तो आपको साइकोलॉजी से किस तरीके से नुकसान होता है और उस साइकोलॉजिकल डिसीजंस से आप कैसे बच सकते हैं, ये भी अपने हर शोज में कहीं ना कहीं हमें रोहित से गाइडेंस मिलता है। हम अभी 5 मिनट इसकी चर्चा और करेंगे, फिर हम आगे इसके ऊपर कभी एक अच्छा लंबा सेशन लेंगे बहुत जल्दी। इसमें रोहित पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो है दैट इज स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है पार्ट 1 में। ओके। और पार्ट 1 में इसमें पहला है चैप्टर की हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, फिर हाउ डज द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, एंड शेयर की प्राइस कौन डिसाइड करता है। फिर चौथा वाला चैप्टर है इंडेक्स क्या है। पांचवा है डेरिवेटिव्स क्या है। छठवां है म्यूचुअल फंड्स क्या है। सातवां है इनसाइडर ट्रेडिंग। आप बता चुके हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, इसमें डिटेल में बताया हुआ होगा, मैंने अभी देखा नहीं है वो चैप्टर। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, और 2 केस स्टडीज हैं। ये स्टॉक मार्केट का बेसिक पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है उसमें बताया है व्हाट टू बाय, क्या खरीदें। जो आप बताते हैं उसको क्या खरीदें, उसमें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं। उसमें क्या खरीदें, उसमें द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसके बारे में बताया होगा। तो जो लोग जिनका की अकाउंट्स जो कुछ नहीं जानते, जो कॉमर्स फील्ड के नहीं है, तो वो उनको ये फायदा मिलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इसमें बताया होगा। फिर अगला चैप्टर है व्हाट टू बाय में पार्ट 2, क्या खरीदें। पार्ट 1 मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट बेसिक्स। पार्ट 2 है क्या खरीदें, व्हाट टू बाय। तो इसमें है 2 कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में यहां शुरू किया होगा इन्होंने। हाउ टू रीड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को पढ़ना कैसे है, मतलब इन्होंने इसमें सिखाया होगा कि फंडामेंटल्स कैसे देखना है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर, ईपीएस क्या होता है। फिर हाउ टू डू लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज एनालिसिस क्या होता है? लिवरेज एनालिसिस मतलब कंपनी की जो लोन बुक्स है उसमें लोन कितने हैं और लोन के मुकाबले इक्विटी कितनी है, डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, जितने भी रेशोज होते हैं डेट रिलेटेड, उसको हम लिवरेज एनालिसिस बोलते हैं। ओके तो इसमें ये लिवरेज एनालिसिस में कौन कौन से रेशियो एनालिसिस हैं वो बताया है। लिवरेज एनालिसिस पे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपसे। जी जी जी। कि मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए का लोन है और वो 2 लाख रुपए का लोन मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैंने कोई सौदा कर लिया किसी जमीन का। ओके। बयाना दे दिया 20 लाख की वो जमीन का सौदा हुआ और 2 लाख रुपए मैंने कहीं से लोन लिया, आपसे लिया जी, और 6 महीने के लिए। ओके। आपने 2 लाख रुपए दे दिया, आपने कहा ठीक है मैं इसमें 2% महीने का ब्याज लूंगा, और 2 लाख रुपए मैंने उधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, बयाना चिट्ठी कर ली, राइट। और 6 महीने के अंदर 20 लाख की जमीन का सौदा हुआ। 6 महीने के अंदर वो 20 लाख की जमीन मेरी हो गई 28 लाख की। ओके। मुझे 28 लाख का ग्राहक मिल गया और मैंने आपका 2 लाख रुपए वापस कर दिया, 28 लाख में उसको जमीन बेच दी और जिसकी जमीन थी उससे रजिस्ट्री उसको करवा दी। ओके। तो मान लीजिए कि 2 लाख रुपए पर मुझे 30,000 रुपए आपको ब्याज देना पड़ा, तो क्या इसे लिवरेज बोलेंगे? करेक्ट। ये देखिए, अब आपने एक बात बताई कि बहुत सारे एवरेजेस, डेट्स को कहां कैसे यूज करना है, उससे कौन कौन से रेशियो, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा तो उनको क्या समझ में आएगा, राइट। तो जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे तो समझेंगे। तो दोस्तों लिवरेज जो है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया जो मेरे दिमाग में जस्ट आज अभी आया कि 2 लाख रुपए मैंने रोहित से लिए, 20 लाख रुपए की जमीन में बयाना चिट्ठी की और वो जमीन हो गई 28 लाख की। मैंने 30,000 रुपए इनको ब्याज दिया और 8 लाख रुपए मैंने कमा लिया। दैट इज लिवरेज। लिवरेज यूज किया। आप कुछ बोल रहे हैं? जी जी जी, मतलब भाई ये जो बुक आपने बताई है इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही सरलता से लिखे हुए हैं। मैंने ओवरव्यू करा था, आपने मेरे को जैसे ही इसका नाम बताया मैंने इसके टॉपिक्स को ओवरव्यू किया, और जो एकदम ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा है ना,
मतलब उसको कुछ भी नहीं पता अगर स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके लिए बेस्ट बुक है, बिकॉज बहुत ही सरलता से लिखा हुआ है और जो इसका लिखने का तरीका है वो प्रॉपर इंटरेस्टिंग है और कलर्ड वे में लिखा हुआ, तो इसके बहुत किताब बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी जी क्वालिटी, बुक की क्वालिटी भी अच्छी है और कंटेंट भी बहुत क्वालिटी का है। और फिर इसमें लिखा है लिवरेज एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर अगला चैप्टर है रेशियो एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर उसका अगला चैप्टर है हाउ टू चूज अ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। जैसे मार्केट गिरा और जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी नहीं है वो नीचे गिर गई, और अगर आप फंडामेंटली एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट टू बाय। ये दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरे चैप्टर में व्हेन टू बाय, खरीदना कब है, तो इसमें इनके दो ही चैप्टर हैं। टाइमिंग ऑफ योर एंट्री एंड एग्जिट, जैसा कि रोहित ने अपने पहले ही लाइव शो में बताया था कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इन्होंने पूरा चैप्टर दिया है। और आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में इन्होंने बताया है, और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, और आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें लांबा साहब क्या कह रहे हैं। एक बार हम टीचिंग्स को लेकर के एक रिव्यू कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिव्यू ऐसा करेंगे कि 3 प्रकार के आपको फंडामेंटल्स हैं बैलेंस ऑफ फंड के। अमाउंट वाइज आपको 10% किसी एक स्टॉक में मैक्सिमम रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। सेक्टर वाइज अधिक से अधिक 25% से ज्यादा आपको एक सेक्टर में नहीं रखना है। इसके संबंध में आज शायद कुछ डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे रोहित, तो आपको बताएंगे। और तीसरा बेसिक है इंडेक्स वाइज, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में किसी भी इंडेक्स में 40% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। यह आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए बेसिक आपके इन्वेस्टमेंट की। अब हम रोहित आगे बढ़ते हैं जी। आज के शो में। ये तो सब हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। जी जी नाउ जस्ट एक क्विक लुक, आप जो है पिछले एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक का मार्केट का एनालिसिस आप कैसे करेंगे? पिछले हफ्ते में बहुत बार मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश करी, 24,500 को तोड़ने की बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हाई 24,498 का रहा। एक बार 24,492 गया मार्केट, फिर वापस से वहां से 200 पॉइंट स्लिप हुआ, 300 पॉइंट स्लिप हुआ, तो एक रेजिस्टेंस बन गया निफ्टी में, निफ्टी 50 में 24,500 का। और लेवल्स अगर मैं देखूंगा तो एक्चुअल लेवल जो आ रहा है वो 24,475 का आ रहा है मूविंग एवरेज को देखते हुए। तो एक 24,475 के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा निफ्टी में, और मुझे लगता है वहां से हमें एक 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है निफ्टी 50 में। तो 24,475 ये रेजिस्टेंस है? जी रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन इसमें सपोर्ट लेवल है 23,980। ये बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है। इसको अगर निफ्टी तोड़ता है तो फिर डेफिनेटली हमें और नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं, 24,300 तक हम जा सकते हैं। क्या अभी आपके हिसाब से ये सपोर्ट लेवल तोड़ेगा या फिर कंसोलिडेशन पर ही चलेगा? ये हम अभी बीच में चल रहे हैं, एक्चुअली 24,300 पे चल रहे हैं। यहां से 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। जहां भी जिस भी दिशा में मार्केट जाएगा मुझे लगता है ऊपर तरफ जाएगा, लेकिन जैसे कि मार्केट सबका बाप है, अगर नीचे तरफ जाता है तो डेफिनेटली अगर 23,980 को तोड़ता है तो हमें 23,300 के लेवल्स दिख सकते हैं, जो कि हमारा 200 डे EMA है। और उसको मार्केट अगर तोड़ता है तो और नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है अभी। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 23,300, इसको नहीं तोड़ेगा मार्केट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से आपका तात्पर्य क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट इसके नीचे गया मतलब इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इश्यू आया है। और
जो भी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जहां भी काम चल रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ डाउनफॉल जरूर आया है, तभी जाके मार्केट टूट रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अभी भी अपने बहुत अच्छे फेज में चल रही है और ये गोल्डन पीरियड चल रहा है इंडियन मार्केट का। तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल हमें दिखेगा और हम रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे, ना कि सपोर्ट से नीचे जाएंगे। क्योंकि अक्टूबर में एफआईआई ने लगभग 1,10,000 करोड़ का सेलिंग किया और ये पूरा माल किसने उठाया? हम जैसे लोगों ने और डीआईआई ने। मतलब कंटिन्यू एफआईआई सेल करते गया और कंटिन्यू डीआईआई बाय करते गया। तो क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग ना अभी तक के आया नहीं था मार्केट में, कभी भी इतना बड़ा सेलिंग नहीं आया था, कोविड में भी नहीं आया था इतना बड़ा सेलिंग। कोविड में 65,000 करोड़ का सेलिंग आया था 2 महीने में और उसको मार्केट नहीं झेल पाया था, निफ्टी 50% फॉल हो गया था। लेकिन अभी 1,10,000 करोड़ का भी सेलिंग आने के बाद, इन्फ्लेशन से भी मैं इसको एडजस्ट कर दूं तो लगभग 80,000 करोड़ का तो सेलिंग आया ही है 2020 के हिसाब से। फिर भी मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 पॉइंट गिरा अपने हाई से। तो ये बहुत ही सुपर पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए और डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे और ऊपर जाएंगे यहाँ से। जैसा मेरी आदत है कि आपके आंसर में से ही मैं प्रश्न निकालता हूं। जी, आपने बताया कि निफ्टी उस टाइम 50% गिर गया था, राइट। और अभी वो कितना परसेंट गिरा है? 20%। अभी तो 20% भी नहीं, सिर्फ 8%। 8% गिरा है जी। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में कोई इशू नहीं है। उस समय तो 50% इसलिए गिरा था क्योंकि कई कंपनियां, एसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा डैमेज हुआ था क्यों, और लेबर अपने अपने घर चले गए थे। इकोनॉमी में इशू आएगा तो लोगों के पास सेविंग्स कम होगी, लोगों के पास सेविंग्स कम होगी तो म्यूचुअल फंड में पैसा कम जाएगा, म्यूचुअल फंड में पैसा कम जाएगा तो जो एफआईआई बेच रहा है उसको खरीदने का दम डीआईआई के पास नहीं रहेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो फंड है बढ़ते ही जा रहा है, एवरी मंथ एसआईपी का अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है और जितना एफआईआई बेच रहा है वो रिग्रेट करेंगे डेफिनेटली दिसंबर एंड तक के कि हमने क्यों सेल किया। और डीआईआर जितना खरीद रहा है वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट से बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न एंड ऑफ द मार्च तक ऑल टाइम हाई पे रहेंगे। मैं एक प्रश्न यहां मेरे मन में आ रहा है रोहित कि 25 दिसंबर क्रिसमस है जी, और अभी नवंबर चल रहा है, राइट। एफआईआई की डिसइन्वेस्टमेंट, क्या कुछ लिंकेज उससे है? जी नहीं, उससे कोई लिंकेज नहीं है इनका। एफआईआई जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और हर 4 महीने में अपना माल निकालते ही हैं। तो ये लोग को रिजल्ट सीजन से बहुत डर लगता है। जैसे कि हमने लाइव में हमारे बताया था कि रिजल्ट सीजन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कि मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना 60% 70% शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में लगाते हैं, उनके लिए सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है। और वैसा ही हुआ। अक्टूबर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट मंथ इन लास्ट 4 years। इसको झेलना मतलब लोगों का पेशेंस लेवल चले गया था, गिरते ही जा रहे थे स्टॉक्स। तो इसको अगर आपने झेल लिया है और इससे आप बाहर निकल गए हैं तो आप मार्केट में लंबे समय तक के टिकने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। और एफआईआई ने सिर्फ अभी 1.5% बेचा है। टोटल 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है एफआईआई का, सिर्फ 1,10,000 1,20,000 का सेलिंग किया है। इससे मार्केट को अब फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फर्क पड़ता है, 4-5 दिन के लिए, जो कि बहुत हेल्दी है मार्केट के लिए, बुल मार्केट के लिए हेल्दी है। यहां मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने एक बात बोली कि जब एफआईआई जो है वो रिजल्ट सीजन में डर लगता है उनको। बिल्कुल। और कई बार हमने हमारे पुराने शोज में भी ये बात कही है कि रिजल्ट आने के पहले आपने कई बार सलाह दी है कि आप अपना बेच दीजिए अगर आपको प्रॉफिट है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर का एग्जांपल देता हूँ, ई मुद्रा में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, उसको मैंने रिजल्ट आने के पहले ही बेच दिया। और क्योंकि क्या होगा कि रिजल्ट अगर बुरे आए तो फॉल जो आएगा ना वो 10 से 15% का आ सकता है।
लेकिन रिजल्ट अच्छे आए तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 3 से 4% वो स्टॉक बढ़े और मैं सिर्फ केवल 3 से 4% की रैली को मिस करूं और मैं फिर वापस से पकड़ लूं स्टॉक को। तो बहुत ही अच्छा ये स्ट्रैटेजी है कि आप रिजल्ट के पहले अगर आपको प्रॉफिट है आप हटा दीजिए, आप रिजल्ट के बाद भले उसको ले लीजिए। 3-4% की रैली मिस हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बार आपको सेम लेवल्स दिखेंगे स्टॉक में। मैं उसी बात पर वापस आता हूं कि रिजल्ट के पहले एफआईआई जो है वो सेल करते हैं जी। और आप भी बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो आप और हम जो शो देख रहे हैं, राइट। तो क्या साइकोलॉजी जो है, एफआईआई एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके हाउसेस हैं, क्या वहां भी साइकोलॉजी काम करती है और वही साइकोलॉजी आप और हम 50, 100, 200 शेयर लेकर के जो बैठे हैं वहां भी यही साइकोलॉजी काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल, साइकोलॉजी तो हर तरीके से हर जगह काम करती है। आप टेक्निकल सीख लीजिए, आप फंडामेंटल सीख लीजिए। मैंने देखा है पूरा सीखने के बाद भी रिस्क कम हो जाता है लॉस करने का और बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप लॉस करें, लेकिन पूरा सीखने के बाद भी ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो लॉस करते हैं, कंटिन्यूसली लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी स्टेबल नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। आपको टेक्निकल्स आते हैं, आपको फंडामेंटल्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल्स ही सब कुछ है। 100% अगर फंडामेंटल्स ही सब कुछ होते, मैंने इसको वेटेज दिया है, फंडामेंटल्स को 70% का इंपॉर्टेंस देता हूँ, टेक्निकल्स को 30% का इंपॉर्टेंस देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल्स देखो और इन्वेस्ट कर दो, छोड़ दो। अगर ऐसा आप करने लग गए ना तो आप एंट्री लेवल, करेक्ट एग्जिट लेवल, ये सब कुछ मिस आउट कर देंगे और आपका पोर्टफोलियो ना 3 साल में वहीं की वहीं रह जाएगा। क्या इसका कंपाउंडिंग पे फर्क पड़ेगा या फिर वेल्थ क्रिएशन पे फर्क पड़ेगा, या जो हम कैपिटल क्रिएशन करते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक को सेल करके? थोड़ा सा ये जो आपने बात बताई ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल सीखना क्यों जरूरी है। इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स लेके बताइए। एग्जांपल, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ सैनस्टार का। सैनस्टार जी, अभी बहुत सारे लोग बैठे होंगे सैनस्टार वाले। सैनस्टार हमने आप अभी उसमें बताओगे तो बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आप पास आएंगे। 112 रुपए पे बताया था आपको और हमने भी 112 पे इन्वेस्ट किया था। सैनस्टार ने केवल 1 महीने में 160 के लेवल दिखा दिए। 1 महीने में? 1 महीने में। दैट वाज बिकॉज ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल्स? दैट वाज बिकॉज ऑफ बोथ। राइट। अगर अब मैं बताता हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे या जो भी होंगे। इन्फ्लुएंसर मतलब? जो इंस्टा पे वीडियोस बनाते हैं। अच्छा। और रील्स डालते हैं, सियाने लोग। तो उसमें हम भी आते हैं। हम भी आ जाते हैं। सैनस्टार को 148 पे रिकमेंड किया उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सैनस्टार को 148 पे रिकमेंड करा क्योंकि वो अच्छा, मैंने भी एक रील देखी थी, उसमें कमेंट्स बंद करके रखे थे उसने। जी। वो 148 पे रिकमेंड करने के बाद, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे, तो मुझे भी पता था फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कब एंटर करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। आपने 112 पे एंटर किया और 148 पे एंटर किया, 30% का फर्क यहीं पे आ गया। हमने उसको 112 पे एंटर किया, हमने उसको 156 पे हटाया और वहां उन्होंने 148 पे एंट्री करवा दी। तो अब तो आप तो ब्लॉक हो गए। अब 120 चल रहा है शेयर, 148 से 120 आ गया, भले ही वो बढ़ेगा डेफिनेटली, मैं बोलता हूँ अभी नहीं तो 6 महीने बाद वापस से 148 आ जाएगा, लेकिन आपके सेंटिमेंट्स तो खराब हो गए, आपकी साइकोलॉजी तो खराब हो गई कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया इधर। अरे यार मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया, अब क्या करूं, पड़े रहने देता हूं इसको, जब देखेंगे आएगा, जब देखेंगे। तो राइट एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, पर फंडामेंटल्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। यहाँ एक प्रश्न मेरे पास दिमाग में फिर आया, ये सैनस्टार के रिजल्ट, ये जो आपने 148 रुपए और 156 और 112 की बात कही जी, मान लीजिए कि मैंने वो किसी फलाने व्यक्ति ने जो 148 पे रिकमेंड किया था, मैंने वो खरीद लिया और मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए।
मार्केट गिर गया। मैंने आपकी रील देखी, आपके वीडियो देखे, और आपने कोई शेयर बताया जी कि यार भैया ये 30-40% गिर गया है, ठीक है, और वहां पर मेरे पास तो 5 लाख रुपए थे, मैंने लगा दिए सैन स्टार में जी। और वो लगे हुए हैं। वो 148 पे तो जब जाएगा जाएगा, जो आपने बताया था बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, मैं खरीद नहीं पाया। जी। मार्केट 24,500 475 पे तोड़ दिया उसने रेजिस्टेंस, और वो अगले 2-3 महीने में कहां के कहां निकल गया। राइट। और सैन स्टार वहां 148 से, ठीक है, वो 160 तक आया, 165 तक आया, लेकिन जो आपने मान लीजिए कोई मेरे को बताया था उस समय, इंटर हो जाओ, दिस इज द राइट पॉइंट, यहां 30-40% ये स्टॉक गिर गया है और इसका पी रेशियो बहुत कम है, और आपने सब टेक्निकल वगैरह देख करके बताया। तो क्या मेरा प्रश्न ये है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब वो स्टॉक जो आपने बताया था 30-40% गिरा था, वो 30-40 तो उसने कवर कर लिया और आगे और भग गया, राइट। और वो हो गया 6 महीने के अंदर डबल, ओके। 100%। और ये 148 से 165 पे ही गया। तो मुझे एक तो खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, जो इन्फ्लुएंसर की रील देख करके मैंने खरीदा वो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, राइट। और जो मैं मार्केट क्रैश हुआ, गिरा नीचे और 30-40% नीचे आया, वो स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मुझे ये पता था कि दिस इज द एंट्री पॉइंट, और वो मेरे से मिस हो गया। ये पूरी साइकोलॉजी का नुकसान इन्वेस्टर को क्या होता है, दैट इज माय क्वेश्चन। इन्वेस्टर का तो माइंड में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं चलते रहता। नहीं, उसका ये फर्क, वो स्टॉक मार्केट से उसका मोह भंग होने लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका पैसा जैसे ही ब्लॉक होगा वो स्टॉक मार्केट को गाली देने लग जाएगा। अच्छा। 15 दिन मार्केट जो गिरा है, मैंने इतने लोग मेरे सामने आए, अरे यार स्टॉक मार्केट तो बकवास है, अरे यार ऐसा लग रहा है देखूं ही नहीं, खोल के ही नहीं देखूं, पूरा लाल भून हो चुका हूं मैं और ऐसा लग रहा है कि बस अब दूसरा कोई काम चालू करूं, ये तो बंद कर दूं, बिल्कुल मुझे करना नहीं है। तो लोगों को लॉस बियर नहीं होता है। यार इतने के मैं पटाखे लाता और उसका लाइसेंस लेके दुकान लगा देता तो 8 दिन में डबल हो जाते। दीपावली में पटाखे की दुकान लगा देता तो पैसा डबल हो जाता। राइट राइट राइट। तो पहली बात तो लोग लॉस भी बियर नहीं कर पाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट भी बियर नहीं कर पाते हैं। मेरा इस प्रश्न को पूछने के पीछे केवल एक कारण था कि साइकोलॉजिकली हम वीक हो जाते हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, फंडामेंटल्स को समझने के लिए, टेक्निकल्स को समझने के लिए, और जो हम नुकसान हमको हुआ है जो आगे रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो हम प्रॉफिट कमा सकते थे वो हम कमा नहीं पाए, जो पैसा हमारा ब्लॉक हो गया उसकी वजह से हम कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाए, उस वजह से थोड़ा सा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, कब एंट्री करना, कब एग्जिट करना, फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्या स्ट्रेटेजी होना, ये सब चीजें ना होने से हम वो सब नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं, जो हमें स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। इस वजह से हम टिके नहीं रहते। इसीलिए आज हम सीखोगे तो ही टिकोगे, और हम आपके साथ सिखाने के लिए ही यहाँ हैं। मैं तो नहीं, रोहित आपको सिखाने के लिए है। मैं तो आपकी क्लास का टेम्पररी मॉनिटर हूं जो आपके लिए आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आइए अब हम बात करेंगे अगले सेशन की, अगले जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे। रोहित, अब हम बात करेंगे जो स्टॉक्स हमारे 32 स्टॉक्स थे उसके बारे में। सर्वोटेक में अमेजिंग ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। ये 160 के लेवल दिखा के वापस 193 आया है और अमेजिंग रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। कैन बी अ गुड बाय। व्हाट टू डू?
इट कैन बी अ गुड बाय एट 193। देन CDSL। CDSL में ब्रेकआउट हमको जल्दी ही दिखेगा। मैं 4 हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ कि ब्रेकआउट आएगा, लेकिन इस हफ्ते मुझे लगता है जरूर आएगा और ये हमें 1900 के लेवल जल्दी ही कितने पे खरीदना है? एंट्री पॉइंट अभी करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं। BSE यू कैन एंटर विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 4220। लेकिन आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये 3700 पे जाएगा तब खरीदना है। जी हाँ, 3700 के लेवल हमें अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं दिखे, इसलिए अब हम इसको करंट मार्केट प्राइस पे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इट इज वेरी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसने इतना फॉल हमें नहीं दिया। लेकिन एक रिपोर्ट जो अमेरिकन एजेंसी की आई थी कि BSE जो है ये ओवर वैल्यूड है, व्हाट टू डू अबाउट दैट? रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आती है और BDL की रिपोर्ट आई थी जिसमें हमको GRSE की रिपोर्ट आई थी, मैज़गॉन डॉग की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला था कि 5000 से मैज़गॉन डॉग 1100 हो जाएगा और GRSE 2500। अच्छा, वो ICICI ने भी कुछ बोला था 500 हो जाएगा। जी, ICICI। बट दीज आर ऑल वेग रिपोर्ट्स। इनके पीछे कुछ कारण रहता है इनका, बट ओवर एनालिसिस रहता है इनका। इतना ओवर एनालिसिस आप करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डेफिनेटली BSE इज अ जेम, आप एंटर कर सकते हैं अभी विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 42। सैनस्टार नो एंट्री पॉइंट अभी, मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर, इसलिए अभी इसमें होल्ड करने की अगर आपके पास पहले से होगा। अनंतराज में भी हमको अमेजिंग ब्रेकआउट दिख रहा है। 757 के लेवल बिल्कुल नहीं गिरा है और इसमें भी एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले से होल्ड कर रहे हैं तो वापस एंटर मत कीजिए हाई पे। नए लोगों को खरीदना नहीं है? जी नहीं। नेटवेब होल्ड कीजिए, जल्दी ही हमें ब्रेकआउट देगा। यथार्थ हमारे 700 के टारगेट जल्दी ही पूरे होंगे। 688 का हाई हमें दिखा चुका है और मेरे हिसाब से मैंने इसको एग्जिट बोल दिया था, आप इसे एग्जिट करेंगे तुरंत। क्रोनॉक्स में भी हमको अमेजिंग ब्रेकआउट दिख रहा है, आप अभी बाय भी कर सकते हैं। यूडीएस में ब्रेकआउट मिला और 432 के लेवल 366 से, मतलब एक 20% का रिटर्न इसने हमें दे चुका है इन लेस देन 2 मंथ्स। वेरी नाइस। मैंने पहले भी बोला था कि शेयर नहीं गिर रहा है। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है। आपने अगर बाय करके रखा हुआ पहले से तो ही आपके लिए ये सजेशन है कि आप इसे होल्ड कीजिए और जब भी RSI 80 जाता है तो इसमें 50% बुक करेंगे। आपका फेवरेट इंडोमाइन 173 चल रहा है, अभी ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आप इसको अभी होल्ड करेंगे, एंट्री नहीं करना है। मैनकाइंड में सुपर ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, जैसे ही अपने हाई को तोड़ेगा हमारे टारगेट की तरफ जरूर जाएगा। 4000 के जो टारगेट्स मैंने दिए थे। मैनकाइंड के बारे में आप बहुत श्योर पहले दिन से हो? जी हाँ, बिल्कुल। फॉल में भी ये बिल्कुल नहीं गिरा, 2450 का लो दिखाया, हमारा बाइंग लेवल के पास आया, पर जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी आई वापस से ये स्टॉक बहुत बढ़ गया। मैकफॉस होल्ड करना है, हमारे बाइंग लेवल के पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। SSDL 12 नवंबर को रिजल्ट्स हैं इसके, आप रिजल्ट तक के होल्ड करेंगे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मोमेंटम दिखना चाहिए। 12 नवंबर के रिजल्ट के पहले अगर जिन लोगों ने SSDL परचेज किया था, अगर उनको 10-20%, 25%, 15% प्रॉफिट होता तो उस संबंध में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? SSDL में अभी हमारे बाइंग लेवल से नीचे चल रहा है स्टॉक, 156 पे बताया था, 130-31 चल रहा है कुछ। तो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, जिस भी स्टॉक में लॉस चल रहा है आप उसमें होल्ड कीजिए रिजल्ट तक के। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली मुझे लगता है रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और जब स्टॉक बहुत गिर चुका होता है तो थोड़े भी एवरेज रिजल्ट आते हैं तो हमको एक मोमेंटम जरूर दिखता है, मोमेंटम मिल जाता है। उसके बाद आपका है हमारे दर्शकों का फेवरेट स्टॉक SBFC में भी बहुत अच्छा लेवल को सस्टेन किया इसने और वापस हमारे बाइंग लेवल के पास आ गया है। इसको आप प्रॉपर्ली होल्ड कीजिए, फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल को सस्टेन करने का मतलब क्या है? लेवल को सस्टेन करने का मतलब है कि ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है। रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, इसका मतलब अगर मार्केट अच्छा हुआ तो भागेगा, मार्केट थोड़ा भी एवरेज रहा तो भागेगा। ओके। ADF फूड होल्ड कीजिए। पिक्स ट्रांस रिजल्ट है 8 नवंबर को, तब तक के होल्ड कीजिए, हमारे बाइंग लेवल से अच्छा खासा ऊपर आ गया है। एफएल इंडिया अभी 1589 के लेवल दिखाए थे मूरा ट्रेडिंग के दिन, लेकिन वहां से वापस से नीचे आया, 1522 के लेवल चल रहे हैं
अभी भी लगभग एक 90 रुपीज डाउन है हमारे लेवल से, इसमें भी हम रिजल्ट तक वेट करेंगे। हम लोग जब यंग थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो श्रीकांत और गावस्कर ओपनिंग करते थे जी। और दर्शक देखते थे कि यार ये श्रीकांत तो चौके छक्के मारने में आउट हो जाता है, लेकिन सबको एक विश्वास रहता था कि अगर चल गया तो इंडिया हारेगा नहीं। राइट। रत्नवीर श्रीकांत, रत्नवीर के 9 नवंबर को रिजल्ट है। प्रॉपर हमें रिकवरी दी, 178 से नीचे गया, ये 174 को भी तोड़ा, लेकिन स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रहता है, इसलिए उसी दिन वापस से हमें 188 के लेवल दिखे और तुरंत अभी 204 पे चल रहा है, हमारे बाइंग लेवल से ऊपर। बहुत अच्छा ब्रेकआउट अभी दिया है रिसेंटली, बट अभी मैं नहीं बोलूंगा इसमें एंटर करने के लिए, बिकॉज रिजल्ट सामने है। 9 नवंबर तक के वेट कीजिए, रिजल्ट देखेंगे फिर एंटर। एप्टस हमारा लॉस में चल रहा है, 373 के बाइंग लेवल थे, अभी चल रहा है 355, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लॉस अभी चल रहा है। 5 नवंबर को इसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट तक के हम वेट करेंगे। 5 स्टार इंडस्ट्रीज भी आपका बहुत फेवरेट था, उसके बारे में कुछ रिजल्ट्स आए, उसके बारे में बताइए। 5 स्टार के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए, बहुत बम्पर आए, प्रॉफिट 34% बढ़ गया, AUM 33% की ग्रोथ हुई, लेकिन मैनेजमेंट ने एक कमेंट्री दी कि उनका एक्सपेक्टेशन है जो AUM ग्रोथ का वो 30% से 25% हो गया है, उसकी वजह से स्टॉक गिर गया और कुछ ज्यादा ही गिर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतना गिरना चाहिए था। और एक 685 का लेवल अगर आपको दिखा तो ये बहुत ही अच्छा है। एज एन एक्सपर्ट 30% से 25% AUM आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको SBFC के वीडियो में ये समझाया था दर्शकों को कि जब AUM का साइज बढ़ता है, जब 1000 करोड़ पे आप खड़े हो तो 30% की ग्रोथ बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब आप 10,000 करोड़ पे खड़े हो तब आपको 30% की ग्रोथ लाना मुश्किल होता है। और मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म में अगर 35% से अगर 20% भी AUM ग्रोथ को सस्टेन किया तो दीज स्टॉक्स SBFC एंड 5 स्टार विल बी मल्टीबैगर्स। ये उस वीडियो में आपने बताया था कि, और मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया था कि भैया जरूरी नहीं है कि ये अगले 10 साल तक 30% की ग्रोथ रहेगी। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर 10 से 15% भी रही तब आपने कहा था ठीक है, ये 5 साल में नहीं होगा तो 10 साल में 10 गुना होगा। राइट, इस टाइप का आपने आंसर दिया था। एक बहुत 4 दोस्तों की कहानी आपने बताई थी कि 4 चौकड़ी है एक, ये चारों की दोस्ती बहुत मजबूत है और ये बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल। वो चौकड़ी कौन सी है? दिवाली के 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनमें हमें फॉल दिखा था और मैंने आपको बोला था इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये बेचारे गिर गए। सबसे पहला स्टॉक BASF 7100 पे बताया था, 8400 का हाई इन जस्ट 4 डेज, मतलब बहुत अच्छा हमें रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। PGIL 893 पे हमने बताया था, 980 के लेवल्स हमको दिख चुके हैं, मतलब 100 रुपीज का एक गेन हमें एक हफ्ते में, जिसकी गलती नहीं रहती है और वो गिर जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे बाय होते हैं। और इसीलिए हमने, और आप लोग ये देखते हैं कि ये 7000 का शेयर है, सर 7000 का शेयर बता दिया, हम जैसे मिडिल क्लास कैसे 7000 का शेयर खरीदेंगे? अरे तो आप 30,000 इन्वेस्ट करने वाले हो तो 4 शेयर खरीदो, सिर्फ आप 5 शेयर खरीदो, आपको मिलेगा रिटर्न तो 20% ही, 30% ही। लेकिन पता नहीं बार बार यही क्वेश्चन सबके आते हैं, सर इतने महंगे स्टॉक्स मत बताया करो, आप 300 रुपए के नीचे स्टॉक्स बताओ। तो क्या मैं मेरिट्स देखना बंद कर दूं? मेरिट्स के वैसे प्राइस देख के आपको बता देता हूं कि छोटे स्टॉक्स जो है वो आप ले लीजिए। आइडिया कंपनी बहुत अच्छी है, ले लो। तो मेरिट, ओला की बाइक बहुत अच्छी है, ले लो। तो मैं बार बार ये समझाते आया हूं कि आप स्टॉक के प्राइस को मत देखिए, स्टॉक के प्राइस को आप देखोगे तो डेफिनेटली आप तो आप फाइनली ये जो 4 दोस्त हैं इनके बारे में बता दीजिए। इनके बारे में हम YouTube वीडियो भी नेक्स्ट वीक लाने वाले हैं, हम इस वीक नहीं तो इनके शेयर्स के नाम बता दीजिए। शेयर्स के नाम है BASF, PGIL, KPIT एंड ABB इंडिया। इन चारों कंपनियों के बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करके रील्स भी लेकर के आएंगे और बहुत जल्दी वीडियोस भी लाएंगे, जिससे कि आप कुछ ही दिनों में इस संबंध में एक स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं और आप डिसीजन भी ले सकते हैं। डिस्कस द सेंट्रल पिवोट पॉइंट। लास्ट संडे को हमने सेंट्रल पिवोट पॉइंट के ऊपर चर्चा की थी, आज एक छोटी सी चर्चा उसके ऊपर।
एक इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर, सेंट्रल पिवट रेंज, CPR। इसको मैंने आपको लास्ट संडे लाइव में बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें 3 लाइंस होती है, मिडिल लाइन, अपर लाइन, बॉटम लाइन। और बॉटम लाइन और मिडिल लाइन को कैसे हम निकालते हैं ये भी बताया था। लेकिन आज सिर्फ सिंपल वे से समझेंगे कि ये हमको बताता क्या है। सबसे पहले इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है? ओके, CPR, जैसे वो RSI है, RSI है, आपने बताया था कि अगर 70 के ऊपर गया तो बेच दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 30 के नीचे गया तो खरीद लो। राइट। वैसा पिवोट का आप एक लाइन में बता दो क्या करना है। पिवोट, हाउ टू आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कंसोलिडेशन का हमको समय पता लगता है कि स्टार्टिंग पता लगती है? हमको पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है। अच्छा, CPR की वजह से आप कैसे पता करेंगे कि कंसोलिडेशन पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ है? दोस्तों कंसोलिडेशन का मतलब समझ गए ना? कोई 3 महीने चलता, कोई 15 दिन चलता, कोई 6 महीने चलता, वही घूमता है, यही जी। ओके। तो आप CPR के कंसोलिडेशन मतलब स्टॉक वही घूमेगा जी। और जब घूमना बंद किया तो भागेगा या नीचे आएगा? बिल्कुल। ओके। तो कंसोलिडेशन हुआ है ये हमको CPR बताता है। और जब तीनों लाइन एकदम क्लोज बने, आप CDSL का चार्ट खोलिए और उसमें CPR लगाइए। CPR लगाने के बाद आपको नवंबर मंथ की जो CPR लाइंस दिखेगी, तीनों CPR लाइंस, वो बहुत क्लोज दिखेगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो स्टॉक ने इनफ कंसोलिडेशन कर चुका है। अब ये हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये भागेगा और जब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? जब भी ये तीनों लाइन क्लोज होती है, बहुत पास होती है, इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन हो गया है और हमें बड़ा मूवमेंट दिखने वाला है। तीनों लाइन पास होने का क्या मतलब है? मतलब आई मीन किसको आप बहुत पास बोलेंगे और किसको आप बहुत दूर बोलेंगे? आप अब CDSL का अगर चार्ट खोल के देखेंगे, मेरे साथ आप खोलिए। CDSL के चार्ट में अभी जो CPR लाइन बनी है वो 30 रुपीज के अंडर में ही तीनों लाइन बन गई है। और इसको हम बोलेंगे कि CPR लाइन क्लोज पास में है। और अगर मान लो ये 30 रुपए से ज्यादा रही तो इसका रेंज अगर 70 रुपए, 60 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। अच्छा, ये आपको दिख जाएगा, मतलब चार्ट खोल के देखोगे आपको दिख जाएगा कि पास में है कि दूर बनी है, पास में रही। अच्छा। ये लेमैन के लिए मैंने इसको सिंपल में बताने के लिए कि अगर पास में रही, भाई अगर स्टॉक का रेट 100 रुपए है तो 30 रुपए बड़ा हो गया। हाँ, लेकिन अगर 2000 का स्टॉक है तो 30 रुपए बहुत छोटा हो गया। राइट। तो ये आज हम पिवोट की बात इतनी ही करेंगे रोहित। और इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहते हैं पिवोट में? पिवोट के बारे में और नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि इसमें आपको और कैसे एनालाइज करना है और पिवोट का यूज कैसे करना है। आज तो मैंने बता दिया कि कंसोलिडेशन को समझने के लिए हम CPR को यूज करते हैं और CPR को और किस तरीके से यूज करेंगे। कंसोलिडेशन क्लोज है इसका, अगर तीनों लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं इसका मतलब कंसोलिडेशन का टाइम खत्म होने वाला है अब ये। और अगर वो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है तो वो शेयर जैसे ही हमें निफ्टी का ब्रेकआउट मिलेगा और निफ्टी का रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगा वो स्टॉक भागने वाला है। इसका मतलब उस स्टॉक को आप, अगर आपके पास वो स्टॉक नहीं है तो आप उसमें एंटर होना चाहिए। एंटर कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये हम अगले बार फिर चर्चा करेंगे। अब हम फाइनली इसको आज के सेशन को क्लोज करना चाहते हैं विद द फाइनल वर्ड्स ऑफ रोहित। तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे व्यूअर्स के ऑन डिफेंस स्टॉक। तो डिफेंस स्टॉक्स बहुत सारे हैं जो अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30 to 35% डाउन है। उनमें हमें क्या करना चाहिए? उनमें मैं कहूंगा अभी वेट करेंगे। सेंटिमेंट्स थोड़े खराब हैं अभी डिफेंस स्टॉक के। एक ब्रेकआउट जब भी मिलेगा हमको तब मैं आपको एक रील के थ्रू बताऊंगा डिफेंस स्टॉक में कि हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर जब भी ब्रेकआउट देगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स खराब है। इसमें हम भले हमें अगर लोअर लेवल्स दिखते हैं तो हम एवरेज कर सकते थे, लेकिन अभी बीच में चल रहा है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे डिफेंस स्टॉक। दोस्तों मैं रोहित से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके बिहाफ में कि हम एक सेशन में
डिफेंस स्टॉक्स की जो जो कंपनियां हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, और एक सेशन हम करेंगे पीएससीज के बारे में। करेक्ट। क्योंकि इन दोनों में लोग बहुत फंसे हुए हैं। राइट। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप डिफेंस के बारे में तैयारी करें तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है, जहां जहां अभी युद्ध चल रहे हैं, राइट, और जो बाकी कंट्रीज की जो स्ट्रेटेजी है, यूएस की क्या स्ट्रेटेजी है, यूरोपियन कंट्रीज क्या सोच रही हैं, और उनकी इकोनॉमी में उस चीज को लेकर के क्या चल रहा है जिससे कि इंडिया की डिफेंस कंपनीज पर एडवर्स या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी आप अपना कमेंट करें। नंबर 1, पीएससीज के बारे में हम एक अलग सेशन करेंगे, बिल्कुल, मतलब किसी अलग सेशन में पीएससीज के बारे में करेंगे बात, और उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां लेंगे। राइट। ये 2 चीजें। और तीसरी जो बात मेरे मन में आई है अभी, वो ये है कि आपने बात की थी इकोनॉमिक अगर कंडीशंस की, जी, तो उसके बारे में मैं ये चाहता हूं कि आप आने वाले किसी एपिसोड में ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशंस को रीड करने के लिए क्या क्या चीजें देखना चाहिए, कौन कौन से उसके पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल, और लोग उसमें पढ़ना शुरू करेंगे। राइट, राइट, राइट। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है या दूसरे कुछ आर्टिकल्स है या कुछ ऐसे मैगजीन्स और बुक्स के बारे में आप बता सकते हैं कि, या कुछ आपके नजर में कोई चैनल्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। ये जब मैं सीएफए की पढ़ाई भी कर रहा था, तब इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हमको बताए थे जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं और शेयर मार्केट को कैसे रिलेटेड रहते हैं। तो उसमें मैं केवल ये चाह रहा था दर्शकों के बिहाफ में, हमारे फैमिली मेंबर्स के बिहाफ में, कि उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आप ये बताइए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब चीजें देखने के लिए एक कॉमन मैन को, एक कोई किराने का दुकानदार है, कोई कपड़े का बिजनेसमैन है, Right. और पार्ट टाइम में वो अपना थोड़ा बहुत लाख 2 लाख 5 लाख लगा करके अपना शेयर मार्केट में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो टाटा में भी पैसा लगा रहा है, अडानी में लगा रहा है, रिलायंस में लगा रहा है, छोटी कंपनियों में भी लगा रहा है, Right. जिससे कि उन कंपनियों का उसको शेयर्स के माध्यम से मालिकाना हक मिला है। राइट। तो वहां उसको बिल्कुल हम कवर भारत की इकोनॉमी के बारे में क्या चीजें समझना चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कवर करेंगे ताकि एक ले मैन भी इसे समझ सके। तो हम जब वीडियो बनाएंगे या हम जब लाइव आएंगे तो उसके पहले हम लोग आपस में भी करीब 1 घंटा आधा घंटा डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकूं तो ये मुझे भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, डायरेक्ट हम लाइव ना आके हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे और उस वीडियो को हम प्लान करेंगे, उस लाइव शो को प्लान करेंगे, फिर हम जो है दर्शकों के सामने आएंगे। तो मैंने आज आपके सामने 3 विषय रखे। नंबर 1 डिफेंस स्टॉक्स, नंबर 2 पीएससीज के स्टॉक्स, और नंबर 3 आपका इकोनॉमिक कंडीशंस को हम कैसे विजुअलाइज करें, कैसे देखें, वहां हम किस तरीके से उसका एनालिसिस करें, और उसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है वो हमें कैसे पता चलेगा। ये 3 चीजें आप अपने पास नोट करके रखिए। आज दीपावली की अभी 2 दिन पहले ही दीपावली गई है। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। दोस्तों, आपने मुहूर्त ट्रेडिंग भी की होगी और आपने मुहूर्त में जो शेयर्स खरीदे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वो आपके लिए मल्टी बैगर्स बने। विद द फाइनल वर्ड्स ऑफ रोहित, आज हम ये शो यहीं समाप्त करेंगे। फाइनल वर्ड्स मेरे उसी पे रहेंगे कि आप सीखोगे तो ही टिकोगे, और आप लाइव हमारा देखते रहिए। आपने हमें देखा होगा कि हम कोई रील में नहीं बोलते हैं कि आप हमें फॉलो कीजिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही देखिए, अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो ही देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ही देखिए, और अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में टिके रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमें हमेशा देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित में।